नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं। पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कांड, पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर ने खुद कबूल लिया है कि भारत ने बहुत मारा है। पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। पीएम मोदी का ऐसा एक्शन कि शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों सर्कस के जोकर बन गए। पीएम मोदी का नया अटैक, पाकिस्तान आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को खुद भारत को सौंपेगा क्या, आज इस पर भी बात होगी। पाकिस्तान के बाद अब उसके दोस्तों की बारी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नया चैप्टर खोल दिया है क्या। बलूचिस्तान में बड़ा बवाल, इधर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के परमाणु बम के फ्यूज उड़ा दिए क्या। पाकिस्तान का ऐसा इलाज शुरू कि वो चाहकर भी परमाणु हमला नहीं कर पाएगा क्या। और पाकिस्तान के हर ड्रोन को चुन चुन कर फोड़ने वाला वो आकाश तीर जिसकी कहानी अब तक आपने नहीं सुनी, वो भी बताऊंगा। और चीन, अमेरिका, तुर्की सबके हथियार फेल कर देने वाले वो भारतीय हथियार जिन्हें खरीदने की मार मच गई है, उनसे मिलवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर दर्ज हुई एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। यह एफआईआर जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को जिम्मेदार होना चाहिए। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एफआईआर इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है जिसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र तक नहीं। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर एक शिप को रोक दिया गया। शिप में स्टाफ में 21 लोग पाकिस्तान के हैं। शिप के पहुंचते ही पोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे बंदरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि यह शिप दक्षिण कोरिया से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए कच्चा तेल लेकर पहुंचा था, लेकिन शिप को पोर्ट से 2 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया है। पाइपलाइन के जरिए कच्चा तेल निकाला गया। पुलिस ने पाकिस्तानी चालक दल के किसी भी सदस्य को बाहर आने की इजाजत तक नहीं दी। गृह मंत्री अमित शाह आज नक्सली मुठभेड़ में घायल कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट से मिलने दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे थे। अमित शाह ने 21 दिनों तक नक्सलियों के खिलाफ चले ऑपरेशन को ऐतिहासिक सफलता बताया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर के पहाड़ पर चले ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 16 महिला और 15 पुरुष शामिल हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। आज दरभंगा में प्रशासन ने राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भी राहुल गांधी पैदल ही छात्रावास पहुंचे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बावजूद छात्रों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही बिहार में हमारी सरकार बनेगी सब कुछ ठीक कर देंगे। दलित छात्रों के साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कांड, पीएम शहबाज और मुनीर ने खुद कबूल कर लिया दुनिया के सामने कि भारत ने बहुत मारा है। पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। पीएम मोदी का ऐसा एक्शन कि शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों जोकर दिखने लगे हैं, आज सबसे पहले इसकी बात होगी। नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है, उस लड़ाई में अब जो भी बीच में आ रहा है उसे नरेंद्र मोदी बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे, फिर चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो। और दुश्मन की तो बात ही अलग। दुश्मनों ने तो देख लिया है कि आतंक का साथ देने का अंजाम क्या होता है। पूरा पाकिस्तान भारतीय सेना ने जहां चाहा वहां ठोक कर दिखा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कश्मीर में चुन चुन कर आतंकवादी मारे जा रहे हैं। 2 दिन में 6 बड़े आतंकी कश्मीर में मार दिए गए। यह तो भारत के दुश्मनों की बात हुई, लेकिन जो भारत के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं उन्हें भी नरेंद्र मोदी छोड़ते नहीं दिख रहे। इसी जज्बे से दुश्मन पाकिस्तान कांप रहा है कि भारत तो आतंक की लड़ाई को और आगे लेकर जाने वाला है। क्योंकि आप पहलगाम की आज की तस्वीरें देखिए बॉस, आपका जोश भी दोगुना हो जाएगा। पहलगाम में आज तिरंगा यात्रा निकल रही थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। यह वही पहलगाम है जहां आतंकियों ने हमारी बहनों और बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। नरेंद्र मोदी ने उन आतंकियों को जड़ से उजाड़ दिया। आज पहलगाम में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, उसकी गूंज सुनाई दे रही थी, गोलियों की नहीं। आप पहलगाम का जो जोश हाई था, जरा उसकी एक तस्वीर देखिए। हिंदुस्तानी
यानी जिस पहलगाम में आतंकियों ने मासूमों को मारा था, वहां फिजाओं में गोलियों की गूंज, चीख, यही सब सुनाई देती थी, वहां आज भारत माता की जय सुनाई दे रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद सुनाई दे रहा है और तिरंगा यात्रा निकल रही है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है और ये तस्वीरें पाकिस्तान और वहां जो आतंकी बैठे हैं, वो जो मुनीर बैठा है, वो जो शहबाज शरीफ बैठा है, उनको सोने नहीं देंगी ये तस्वीरें। वो सोच रहे थे भारत में आग लगा देंगे, भारत ने वहां आग लगा दी, फोड़ दिया पाकिस्तान को। और देखिए कश्मीर की तस्वीर, पहलगाम की तस्वीर। पहलगाम के अलावा श्रीनगर के लाल चौक पर भी तिरंगा यात्रा निकली। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे। श्रीनगर में रक्षा मंत्री अवंतीपुरा एयरबेस पहुंच गए और वहां से पाकिस्तान की क्लास लगाई। इसके अलावा आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी फॉरवर्ड बेस पर गए, वहां पर उन सैनिकों से मुलाकात की जिन्होंने पाकिस्तान का धुआं निकाल दिया था। किसी एयरबेस पर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, लेकिन पीएम मोदी उसी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे जिसे पाकिस्तान ने तबाह कर देने का दावा किया था। शहबाज शरीफ जीप में सवार होकर आर्मी कैंप पहुंचे। पाकिस्तान की पोल ना खुल जाए, लेकिन मोदी को लेकर गया हरक्यूलिस विमान आदमपुर एयरबेस की उसी हवाई पट्टी पर उतरा जिसे पाकिस्तान ने बर्बाद करने का दावा किया था। शहबाज शरीफ घास फूस से ढके एकदम बेकार टैंकों पर चढ़कर पाकिस्तानी सेना को हुए नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी की S-400 डिफेंस सिस्टम और MiG-29 के साथ आई तस्वीरों ने भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास दुनिया को बता दिया और यह भी बता दिया कि पाकिस्तान कितना झूठा है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत से 1971 का बदला ले लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आने वाले समय में पाकिस्तानी सेना की बहादुरी पर रिसर्च होगी। अगर उन्हें रिसर्च ही करने पर मिलेगी इनकी बहादुरी, ऐसे नहीं मिलती है। हो सके तो जमीन उमीन भी खोद लेना, वहां रिसर्च में कुछ मिल जाए। अगर उन्हें मौका मिला तो वो सेना की बहादुरी पर खुद किताब लिखेंगे, अगर मौका मिला, क्योंकि उसको पता है मौका तो मिलेगा नहीं। तबाही और एयरबेस को हुए नुकसान पर एक डिटेल्ड आर्टिकल छापा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि पाकिस्तान के कम से कम 6 एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। मतलब ने भारत ने 11 फोड़े, बहुत बेचारे ने प्रयास किया रोकने का, तो भी इसको 6 मानना पड़ा। वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरों और अटैक के वीडियो का रिव्यू करने के बाद यह बताया कि भारत के हमले में पाकिस्तान के एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की बिफोर एंड आफ्टर सैटेलाइट इमेज भी पब्लिश की, जिसमें भारत के हमले से हुई तबाही दिख रही है। इसी तरह से मुशाफ एयरबेस, जिसे रहीम यार खान एयरबेस भी कहते हैं, वहां की सैटेलाइट तस्वीरें भी वॉशिंगटन पोस्ट को छापनी पड़ गई। इन सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पाकिस्तान के 3 हैंगर, रनवे और 2 मोबाइल इमारतों को नुकसान हुआ है। यानी वॉशिंगटन पोस्ट वही सच बता रहा है जो हम लगातार आपको दिखाते रहे। हालांकि काट छांट के बता रहा है, लेकिन चलो इतना तो बता रहे हो। भारत के हमले से पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। लेकिन यह अखबार भारत की जो क्लेम कर रहा है पाकिस्तान के हमने भारत में यह किया वो नहीं छाप पा रहे। कैसे छापेंगे? जब होगा तब ना छापेंगे जी। भारत के हमलों से पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि सैटेलाइट तस्वीरों से भारत के दावे ठीक दिख रहे हैं कि भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण हमले किए, जो 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सैन्य ढांचे पर सबसे व्यापक भारतीय हवाई हमले थे। भारत के हमलों में 3 हैंगर, 2 रनवे और पाक एयरफोर्स की 2 मोबाइल इमारतें तबाह हो गई। भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेसेस पर अटैक किया उनमें से कुछ तो 160 किलोमीटर अंदर थे। पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमताओं वाले हाई लेवल टारगेट पर सटीक हमले किए भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया, जो पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेसेस में से एक है। नूर खान एयरबेस स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन के पास है। स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की सुरक्षा करता है। तो अखबार पाकिस्तान में हुई तबाही और एयरफोर्स को हुए नुकसान के बारे में बता रहे हैं, तो यह कहा जा सकता है कि जितना यह बता रहे हैं उससे ज्यादा ही नुकसान पाकिस्तान को हुआ होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर हुए नुकसान के बारे में बताया। नूर खान एयरबेस के बारे में भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रमुखता से बताया कि यह पाकिस्तान का अहम एयरबेस है और भारत के हमले से यहां भारी नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोली। पाकिस्तान का दावा था कि भारत के उधमपुर एयरबेस पर उसने हमला किया था, जिससे भारत को काफी नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उधमपुर की सैटेलाइट इमेज दिखाते हुए कहा कि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है भाई। यानी पाकिस्तान की बेइज्जती हर दूसरे दिन और बढ़ती जा रही, उसके साथी लोग भी उसको नहीं बचा पा रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में पाकिस्तान पर भारत के हमलों के बारे में लिखा कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों, एयरबेस को निशाना बनाने में भारत को साफ तौर पर बढ़त मिली। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि भारत के सटीक अटैक से पाकिस्तान को क्लियर डैमेज हुआ। कराची से 160 किलोमीटर दूर भोलारी एयरबेस पर भारत के अटैक से बड़ा नुकसान हुआ है। नूर खान एयरबेस पर अटैक भारत का सबसे सेंसिटिव अटैक था। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी पीएम के ऑफिस से मात्र 24 किलोमीटर दूर है।
आप सोचिए बॉस, एक भारतीय के तौर पर आपका सीना गर्व से भर जाना चाहिए। क्या जबरदस्त फोड़ा है पाकिस्तान को भारत ने। भाई वहां रावलपिंडी में जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर है, सेना का हेडक्वार्टर, उसके पास हमने फोड़ दिया। यहां पीएम के आवास से 24 किलोमीटर दूर जो एयरबेस है उसको फोड़ दिया। 160 किलोमीटर अंदर घुस के मार दिया। और यहां पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को भारत की जमीन छूने नहीं दिया जब तक कि उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया। उसके बाद गिरा के छूने दिया कि अब यहीं दफन हो जाओ। सिर्फ विदेशी अखबार ही पाकिस्तान की तबाही की कहानी नहीं बता रहे, बल्कि कई एक्सपर्ट्स भी खुलकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने कितनी बुरी तरह मारा। अमेरिकी रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी। माइकल रूबिन जो खुद कई लड़ाइयां देख चुके हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत ने बहुत बुरा मारा, बहुत बुरा हराया। रूबिन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को कई फ्रंट पर हार झेलनी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह हुए। भारत से हर लड़ाई में पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी है, फिर भी पाकिस्तान अपनी हार को जीत मानता है। भारत के अटैक से पाकिस्तान दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह सीज फायर की अपील करने लगा। ये उनके शब्द हैं। ये शब्द माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए और पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। माइकल रूबिन ने तो आज यह बात भी कही है कि पाकिस्तान की करारी हार के बारे में इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहे हैं। मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के चीफ जॉन स्पेंसर ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अनूठी रणनीतिक संयम और दृढ़ता दिखाई। भारत ने आतंकी हमलों को एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लेना शुरू कर दिया है। भारत ने दिखा दिया कि वो पाकिस्तान में किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस और ड्रोन हब को तहस नहस कर दिया। इस ऑपरेशन से भारत ने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता सिद्ध कर दी है। यानी दुनिया में इस वक्त भारत का डंका बज रहा है। इससे पहले फेमस वॉर ऑफ और डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर कह चुके हैं कि पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला इंडियन एयरफोर्स की क्लियर कट जीत है। यानी दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है और पाकिस्तान की बेइज्जती। लेकिन नरेंद्र मोदी का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। पाठशाला में जो अब अगला चैप्टर खोल रहा हूं उसमें आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के बाद अब उसके दोस्तों की बारी है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का कौन सा नया चैप्टर खोला, अब आपको वो दिखाता हूं। भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती, ये दोनों चीजें आज की डेट में बहुत भारी पड़ सकती हैं। भारत ने क्लियर कर दिया। यह बात अब चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को समझाया जा रही है। आज पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के खिलाफ भारत ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया। भारत ने आज तुर्की की ज्वाइंट वेंचर कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी क्लियरेंस ही रद्द कर दिया। तुर्की की यह कंपनी भारत के 8 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विस देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने तुर्की की इस कंपनी पर एक्शन कर दिया। तत्काल प्रभाव से तुर्की की कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। यानी युद्ध भले ही रुक गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक्शन चालू है। वो पाकिस्तान का साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ रहे और इसलिए तुर्की पर एक्शन तेज हो गया है। भारतीय कह रहे हैं कि ये तुर्की का सेब खाने का समय नहीं है, उसे सबक सिखाने का समय है। तुर्की के खिलाफ ये एक्शन तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो तुर्की को घुटनों पर लाने के लिए पूरी फिल्म का आना बाकी है, क्योंकि तुर्की के ही ड्रोन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किए थे। और वो तुर्की है जिसके यहां भूकंप आया तो भारत ने सबसे पहले मदद की थी। कैसा देश है भाई। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने तुर्की की कंपनियों से जुड़े सभी समझौतों को रिव्यू करना शुरू कर दिया। ये समझौते मेट्रो, रेल, सुरंग निर्माण और एयरपोर्ट सर्विसेज से लेकर एजुकेशन और मीडिया जैसे फील्ड्स में हुए हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, मेट्रो रेल और आईटी जैसे सेक्टर्स में काम कर रही तुर्की की कंपनियों की भूमिका का दोबारा रिव्यू किया जा रहा है। IBEF यानी इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत और तुर्की के बीच आपसी व्यापार 88,000 करोड़ रुपए के पार चला गया था। ऐसे में अगर तुर्की के खिलाफ भारत की फाइनेंशियल स्ट्राइक तेज हुई तो तुर्की को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान तय है। भारत ने तुर्की के खिलाफ यह एक्शन ऐसे समय में शुरू किया है और भविष्य में भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात कही। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि डियर ब्रदर शहबाज शरीफ तुर्की और पाकिस्तान का भाईचारा सच्ची दोस्ती के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। आगे एर्दोगन ने लिखा कि वो भविष्य में भी अच्छे बुरे समय में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती जिंदाबाद। अगर मानवता की बात होती तो वो भारत का वो की मदद याद रखते कि जब हम इतने संकट में थे कि भयंकर भूकंप आया था कि नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से सबसे पहले मदद भिजवाई थी। लेकिन वो मदद नहीं भाई, इनको तो एम फैक्टर याद आ रहा है।
भारत अब तुर्की को कोई बिजनेस नहीं देगा, यह क्लियर होता जा रहा है। एक पैसा तुर्की को नहीं मिलेगा, इसके लिए प्रयास हो रहा है। भारत में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। मोदी सरकार के एक्शन से पहले ही देश के लोग अपने अपने तरीके से पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के साथ ही तुर्की के खिलाफ भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की के कंप्लीट बॉयकॉट की मांग हो रही है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री करीब 700 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने अपील की है कि वो चीन और तुर्की के साथ सभी तरह के व्यापार को रोक दें। व्यापार संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट की अपील की है। इस बॉयकॉट मुहिम का असर दिखने भी लगा है। मेक माई ट्रिप के मुताबिक दोनों देशों की ट्रैवल बुकिंग में 60% की कमी आ गई है। ट्रिप कैंसिलेशन 250% बढ़ गया है। ट्रैवल प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से कहा गया कि वे तुर्की और अजरबैजान की यात्रा तभी करें जब बहुत जरूरी हो। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग्स प्लेटफॉर्म इक्जिगो ने तुर्की, चीन और अजरबैजान के लिए सभी फ्लाइट और होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। आप सुनिए, गुजरात में राजकोट में टूर ऑपरेटर्स ने तुर्की के टूर का बॉयकॉट कर दिया। वो कह रहे हैं कि तुर्की के टूर की बुकिंग ही नहीं लेंगे। अब सुनिए जरा इन लोगों को। तुर्की को हमने पूरे का पूरा बॉयकॉट किया है, क्योंकि वो टेररिस्ट कंट्री का साथ दे रहे हैं। कि वो हमारे पैसों से हमारा पैसों से वो डिफेंस खरीद के वो हमारे खिलाफ ही वो यूज कर रहे हैं। पूरे का पूरी तरफ तुर्की का हमने बैन कर दिया है। पूरा देश पाकिस्तान के मददगार तुर्की के संपूर्ण बॉयकॉट की मांग कर रहा है। सरकार ने तुर्की के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। व्यापारी हो या ट्रैवल एजेंसियां या फिर फिल्म इंडस्ट्री, सब एक आवाज में तुर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से जब तुर्की के बॉयकॉट पर सवाल पूछा गया तो उनके नेताओं के मुंह में मानो दही जम गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा बगले झांकने लगे, एक दूसरे की तरफ माइक करने लगे कि तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। बोले फिर अच्छा देखते हैं, बाद में बताएंगे। सुनिए, देखिए कांग्रेस की हालत। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बॉयकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं ये क्षेत्र में? इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर, यानी कांग्रेस अभी भी मूड ही बना रही है कि तुर्की का विरोध करना है कि नहीं करना है। एक दूसरे की तरफ माइक कर रहे हैं। एक लाइन नहीं बोल सकते थे कि देश के खिलाफ जो भी है हम उसके साथ कैसे हो सकते हैं, ये कांग्रेस की नीति है। नहीं बोल सकते थे, इधर उधर माइक करने लगे। कांग्रेस भले ही तुर्की के खिलाफ देश में भड़के गुस्से पर कंफ्यूज है, लेकिन भारत के लोगों ने मन बना लिया है कि पाकिस्तान की मदद का सबक तुर्की को सिखाएंगे। व्यापार संगठनों और ट्रैवल एजेंसीज के बाद अब देश की यूनिवर्सिटीज भी बॉयकॉट तुर्की मुहिम में शामिल हो गई। दिल्ली में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ हुआ एमओयू रद्द कर दिया है। इस एमओयू पर इसी साल 3 फरवरी को साइन किए गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी तुर्की सरकार से जुड़े सभी एजुकेशनल संस्थानों से किए गए एमओयू को सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ किए गए एमओयू को रद्द कर दिया है। दो देशों की यूनिवर्सिटीज के बीच क्रॉस कल्चरल रिसर्च और स्टडी में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के एमओयू साइन किए जाते हैं। वहीं भारत के कई सेब व्यापारियों ने तुर्कियों से सेब इंपोर्ट नहीं करने का ऐलान कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों की तुर्की में होने वाली शूटिंग कैंसिल कर दी है। यानी जिससे जो बन पड़ रहा है उस लिहाज से वो तुर्की का विरोध कर रहा है। कितना असर होगा, कितना इंपैक्ट होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैसेज जाना जरूरी है कि तुम आतंकवाद के साथ खड़े हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो सकते। और पाकिस्तान खुद तो डूबेगा, अपने दोस्तों को भी लेकर डूबेगा, यह क्लियर होता जा रहा है। पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी है कि उस पर आंधी आई हुई है, भारत नाम की एक आंधी। जब आंधी आती है तो आप जल्दी जल्दी दरवाजे खिड़की बंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस भारत की आंधी में उड़ा जा रहा है। वो एक खिड़की बंद करता है तो दूसरी खिड़की खुल जाती है, फिर दौड़ के उधर जाता है, खिड़की बंद करता है तो दरवाजा खुल जाता है। और भारत की आंधी पाकिस्तान को उड़ा ले जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके वापस लेने की बात बार बार करनी शुरू कर दी है। मिशन पीओके का बटन दबा दिया है नरेंद्र मोदी ने, ऐसा लगने लगा है। दूसरी तरफ सिंधु जल समझौते पर कह दिया है भारत ने कि पाकिस्तान को इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। तीसरी तरफ पाकिस्तान के एटम बम के फ्यूज नरेंद्र मोदी ने उड़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन चौथा बड़ा एक्शन, जिसकी बड़ी खबर अभी पहले आपको बता दूं, भारत की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी आ गई है। भारत ने आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान भारत को सौंपे, यह पाकिस्तान से कह दिया है। मसूद अजहर, भारत ने कह दिया कि पाकिस्तान आतंकी मसूद अजहर को भी भारत को सौंपे। आतंकी सैफुल्लाह, जो इस पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि इसको भी सौंपो, हमको दो, तुमसे नहीं होगा, हम इनको निपटा देंगे।
पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह। भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक लिस्ट दे दी है भाई। भारत ने कह दिया है कि ये अब एक दो इस पे उस पे बात नहीं होगी, हम घुस के मारना चाहेंगे मार देंगे, तुमने देख लिया, इसलिए बेहतर है कि ये लिस्ट पकड़ो और हमको हाफिज सईद भी दे दो, हमको वो मसूद अजहर भी दे दो, और हमको ये सैफुल्लाह और बाकी जो पूरी लिस्ट है दे दी है भारत ने कि खत्म करो तमाशा, ये दे दो हमको। और ये बहुत बड़ी बात है। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर क्या कहा है। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान को लिस्ट दी जा चुकी है आतंकियों की, अब तुम्हारा एक ही काम है कि उनको भारत को सौंप दो। और भारत ये करा सकता है क्योंकि भारत ने इस वक्त पाकिस्तान की नस दबा रखी है, सिंधु जल समझौता। भारत बोले थोड़ा पानी छोड़ेंगे, तुम एक काम करो उधर से ये आतंकी भेजो इधर। खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास आपको बताता हूं। बलूचिस्तान में बड़ा बवाल, इधर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के परमाणु बम के फ्यूज उड़ा दिए हैं क्या? पाकिस्तान का ऐसा इलाज शुरू हुआ है कि वो चाहकर भी परमाणु हमला नहीं कर पाएगा क्या? अब इसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। दरअसल पीएम मोदी के बैक टू बैक एक्शन से पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बचाए क्या छुपाए। इसी बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान को नई टेंशन दे दी। पहले भारत ने पाकिस्तान के उन एयरबेसेस को तबाह किया जिसके पास ही पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हैं। अब पीएम मोदी पाकिस्तान का वो इलाज करने चले हैं जिससे पाकिस्तान अपने एटम बम से भी हाथ गवा देगा। पीएम मोदी वो प्लान बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान के परमाणु धमकी का परमानेंट इलाज हो सकता है। पीएम मोदी वो चक्रव्यूह रच रहे हैं जिससे पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो होंगे लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल ही नहीं होगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। यानी जिस ताकत पर पाकिस्तान उछलता था, पीएम मोदी उसकी ताकत का बटन स्विच ऑफ करने वाले हैं। एक बार यह बटन स्विच ऑफ हो गया तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। आतंकवाद पर तो पाकिस्तान पहले ही घिरा हुआ है, उसे नेक्स्ट लेवल पर घेरने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी। पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने क्या नया प्लान बनाया है, पाकिस्तान ने परमाणु बम कैसे भारत उससे छीन सकता है, पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर क्या नया अपडेट है, आज आपको सब बताऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रेक के बाद पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया था कि अब पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। यह बयान पीएम मोदी के उस प्लान का हिस्सा था जिसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया। अब यह प्लान क्या है उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। आतंकवाद के मोर्चे पर तो भारत ने पहले ही पाकिस्तान को घेरा हुआ है। अब भारत दुनिया को यह बताएगा कि पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, कैसे पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है और इसका कुछ करना होगा भाई, नहीं तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए, उनके बयान में ही पीएम मोदी का अगला प्लान क्या है आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसकी डिटेल बताता हूं। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बहुत बड़ा बयान है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमेशा के लिए ताला लगवाने की अब तैयारी शुरू कर चुका है। भारत ने ठान लिया कि अब दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ साथ उसके परमाणु खतरे से भी जो डर जुड़ा हुआ है वो दिखाना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने दुनिया में घूम घूम कर सबको बताया कि ये एक नंबर का टेररिस्ट कंट्री है पाकिस्तान, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और इसलिए जब भारत एक्शन करता है तो दुनिया भारत के साथ खड़ी होती है। और अब पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितने खतरनाक है, भारत अब इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को बता दिया नूर खान बेस और सरगोदा उड़ा के कि तुम हम पे फोड़ तो नहीं पाओगे, लेकिन अब वो दुनिया को बता रहा है भाई हम पे नहीं फोड़ पाएगा, लेकिन इधर उधर फटेगा तुम सोच लेना फिर किसका क्या होगा। दुनिया के लिए जानना जरूरी है कि एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम है जो इंटरनेशनल टेरर का गढ़ है। एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम है जहां सेना और आतंकियों के बीच गठजोड़ है।
एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम है जो कंगाल है, जहां फौज बेलगाम है, जहां तख्ता पलट आम बात है। अधिकारियों को यह टेंशन थी कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ न लग जाएं। उस वक्त ट्रंप ने भी पाकिस्तान के लिए कहा था कि वो आतंकियों को पनाह देता है। साल 2022 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया था। कहा था कि पाकिस्तान वो देश है जहां बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार मौजूद हैं। के दौरान पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला ली थी। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के कंट्रोल और इस्तेमाल का फैसला वहां की नेशनल कमांड अथॉरिटी ही करती है। हालांकि बाद में पाकिस्तान ऐसी कोई मीटिंग बुलाने से पलट गया। पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं। साल 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का टेस्ट किया था। तब से पाकिस्तान ने कभी आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही जारी नहीं की। यानी पाकिस्तान ने कभी यह साफ नहीं किया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर उसकी रणनीति क्या है, उसकी नीति क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। इससे पाकिस्तान को युद्ध के किसी भी स्टेज में परमाणु बम इस्तेमाल करने की छूट मिल जाती है। मई 2024 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एजेंसी के सलाहकार ने कहा था कि पाकिस्तान के पास कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ही नहीं है। यानी पाकिस्तान बेलगाम देश है। इस वक्त किसी भी वक्त परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और इसलिए भारत दुनिया से यह कह रहा है कि आप लोग देख लो, हम तो क्या कर सकते हैं, हमने दुनिया को दिखा दिया, लेकिन इधर उधर करेगा तो फिर तुम समझना। इसलिए भारत अब इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी होनी चाहिए। स्थापित इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूएन की निगरानी संस्था है। IAEA परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को प्रमोट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए ना हो। IAEA दुनिया भर के देशों की न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रखता है। ईरान, नॉर्थ कोरिया, इराक में IAEA निगरानी करता आया है। इससे पावरफुल बॉडी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है। भारत अलग अलग मंचों पर इस खतरे को उठा सकता है। भारत क्वाड, G20, ब्रिक्स जैसे ताकतवर संगठनों का सदस्य है। वो इन मंचों पर भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकता है। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किसी देश को दुनिया की शांति के लिए खतरा मान ले तो वो उस देश के खिलाफ अलग अलग सैंक्शंस के अलावा मिलिट्री एक्शन भी ले सकती है। और जब परमाणु बम के आतंकियों के हाथ लगने जैसे खतरे हों तो फिर दुनिया खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों का शटर डाउन करने पर सोच सकती है। आकाश तीर एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारतीय सेना के लिए DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर डिजाइन और डेवलप किया। इसे PM मोदी की मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया मुहिम के तहत तैयार किया गया। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके सेंसर से लेकर टारगेट पर काउंटर अटैक की पूरी प्रोसेस को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया। इसका काम लो लेवल एयर स्पेस की निगरानी करना और ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। यह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा नेटवर्क है आकाश तीर। आकाश तीर अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम को मिलाकर दुश्मन के हमले से निपटने के लिए सिंगल नेटवर्क तैयार करता है। आकाश तीर C4 ISR प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जिसमें C4 का मतलब कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर है और ISR का मतलब है इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेंस। रडार, सेंसर्स और सैटेलाइट से मिले सिग्नल की मदद से आकाश तीर टारगेट की सटीक पहचान करता है और फिर काउंटर अटैक के लिए अपने नेटवर्क से जुड़े हथियारों को एक्टिवेट कर देता है। वॉर जोन में तैनात आकाश तीर कैसे एक्शन में आता है और दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट को ढेर करता है, अब आपको वो बताता हूं। आकाश तीर के रडार की रेंज 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। जैसे ही कोई मिसाइल या ड्रोन इस रडार की रेंज में आता है, इसका AI पावर्ड सिस्टम तुरंत डिसाइड करता है कि किस टारगेट को किस वेपन से उड़ाना है। अगर छोटा ड्रोन आ रहा है तो L-70 या ZU-23 जैसी एंटी एयरक्राफ्ट गन एक्टिवेट हो जाती है। इसको पता है कि अच्छा चुन्नू से आ रहा है, इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक काम करो इसको लगा, और ड्रोन पर सटीक निशाना लगाकर उसको गिरा देता है। अगर ड्रोन ज्यादा पावरफुल दिख रहा है तो आकाश मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट होती है और मिसाइल लॉन्च करके ड्रोन को ढेर कर दिया जाता है। और अगर दुश्मन मिसाइल या फाइटर जेट भेजता है तो आकाश तीर S-400 को एक्टिवेट कर देता है, जो दुश्मन की मिसाइल को पलक झपकते ही मार गिराता है। यानी भारत के जो सैनिक हैं उनको ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। आकाश तीर खुद देख रहा है। भाई आपको तो दूर से हो सकता है ये बड़ा वाला आ रहा है, छोटा वाला आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाए। आकाश तीर AI पावर्ड है, ये खुद तय कर लेता है कि कितना चुन्नू आ रहा है, कितना बड़ा आ रहा है और उसके हिसाब से जवाब देता है। इसलिए पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल भारत में नहीं आ पाया और भारत ने शानदार तरीके से रिएक्ट किया।